जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि अलग अलग रेट्स जो है वो कोट किए जा रहे हैं, 30,000, 35,000, 40,000। एक्चुअली में इतने में मैं आपको बताता हूँ कि होता नहीं है, बिकॉज जो इंजेक्शन होते हैं उन्हीं के रेट्स इतने ज्यादा होते हैं कि में दोबारा जाएंगे और उनको कहेंगे कि ठीक है हमें एक और बेबी चाहिए, तो वो जो आपके लेफ्ट ओवर एम्ब्रियोस होंगे उनके पास फ्रीज हुए हुए, वो उसी में से 2 एम्ब्रियोस फिर से ट्रांसफर कर देंगे, या जो भी उन्होंने करना होता है उनके एज पर रूल्स प्रोटोकॉल्स, कंपनी के प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंगली, वो या तो सिंगल एम्ब्रियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आप लोगों ने थंबनेल देख के समझ ही लिया होगा कि आज मैं किस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। दैट इज ऑल अबाउट आईवीएफ। कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर जरूर कर देना। हो सकता है कि आपके लिए नहीं, बट हो सकता है किसी और के लिए ये वीडियो फायदेमंद हो। लेट्स बिगिन द वीडियो नाउ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आईवीएफ के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। आईवीएफ से पहले एक टेक्निक का नाम है दैट इज कॉल्ड आईयूआई। आईयूआई का फुल फॉर्म रहता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। एक्चुअली में इसकी जरूरत तब पड़ती है मेल पार्ट प्रॉब्लम हो, यानी कि जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, या फिर जो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, या फिर जो क्वालिटी है स्पर्म्स की वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है, तो मेल पार्ट में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि फ्रेश सैंपल जो है वो लिया जाता है स्पर्म्स का और उसको वॉश करके इम्प्लांट किया जाता है यूट्रस के अंदर। तो इसका जो खर्चा है नियर अबाउट 10 से 20,000 के बीच में हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट रेट्स रहते हैं, कोई 12,000 लेगा, कोई 15 लेगा, कोई 17 या 20, इतने के बीच में एक्चुअली में ये हो जाता है। इसके सक्सेस रेट्स बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। इसके सक्सेस रेट्स अगर हम बात करें तो 10% से लेके 12-13 के आसपास ये इसके सक्सेस रेट्स रहते हैं, ज़्यादा नहीं होते इसके। देखिए, आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब आईवीएफ के लिए रिक्वायरमेंट देखिए ये रहती है कि जिनकी एक्चुअली में प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, 1 साल से ऊपर हो चुका है अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हुए, रिलेशन बनाते हुए, और 1 साल में कोई बेबी नहीं हुआ है, आप लोगों ने 2-3 डॉक्टर्स को भी दिखा लिया, आप लोगों को लगता है कि कोई सही ढंग का आप लोगों को फीडबैक नहीं मिल पाया डॉक्टर से, या कुछ भी रिजल्ट नहीं अच्छा मिला है, तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जो होती है दैट इज, उसमें हमें एक फर्टिलिटी वाले डॉक्टर से एक बार बात कर लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि हम एक बार उससे सलाह लें कि क्या रीज़न है कि हमारा बच्चा नहीं हो पा रहा। दूसरी चीज़ होती है कि अगर ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं या फिर डैमेज है, तो फिर डेफिनेटली तब तो 100% होता है कि यार आपको जाना ही पड़ेगा इसके ज़रिए, बिकॉज ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो उस चीज़ को बाईपास करने के लिए, उस प्रोसेस को हमें डायरेक्ट आईवीएफ के अंदर जाना पड़ता है। फिर और भी कई रीजंस होते हैं, जैसे कि पीसीओएस एक रीजन होता है, ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस एक रीजन होता है। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, बट एक अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी वो क्यों है, तो दैट इज एक्चुअली द मेन कॉज। ठीक है, तो हमें तब आईवीएफ के लिए जाना पड़ता है। तो अब बात कर लेते हैं कि आईवीएफ के अंदर होता क्या है। आईवीएफ में देखिए, सबसे पहले तो फीमेल जो होती है उसकी बॉडी को स्टिमुलेट किया जाता है। स्टिमुलेट करने का मेन रीजन ये होता है ताकि नंबर ऑफ एग्स जो है वो ज्यादा निकाले जा सके फीमेल बॉडी से, क्योंकि जब हमारे पास नंबर ऑफ एग्स ज्यादा होंगे तो हम उससे ज्यादा एम्ब्रियो जो है वो बना पाएंगे। तो नंबर ऑफ एग्स जो है स्टिमुलेशन करने के बाद वो पिकअप कर लिए जाते हैं। पिकअप करने के बाद उसके बाद वो आईवीएफ का एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एम्ब्रियोस जो है वो बनते हैं, तो दैट इज कॉल्ड आईवीएफ प्रोसेस। तो उसके बाद एक बार एम्ब्रियो बन गया, तो एम्ब्रियो बनने के बाद वो उसको ट्रांसफर कर देंगे यूट्रस के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड आईवीएफ। अब इससे ऊपर की एक एडवांस टेक्निक है जिसको हम बोल देते हैं इक्सी। इक्सी का फुल फॉर्म होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आईवीएफ और इसमें डिफरेंस ये रहता है कि ये एडवांस टेक्निक है, इससे नंबर ऑफ एम्ब्रियोज ज्यादा बनते हैं, सक्सेस रेट इसलिए ज्यादा भी रहते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग जा रहे हैं अपना आईवीएफ करवाने, और आप लोगों को लगता है कि आईवीएफ या फिर इक्सी जो भी आप लोग करवाना चाहते हैं, तो अगर आप लोग जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, तो वहां पे क्या क्या फैसिलिटीज जो है अवेलेबल होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि वहां पे एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है वो अवेलेबल जरूर होना चाहिए। उसी ने आईवीएफ का जो प्रोसेस है उसी ने करना है, या इक्सी जो है वो उसने करना है। जो डॉक्टर होती है कंसल्टेंट मेन, उसने क्या करना होता है, उसने पिकअप करना होता है, यानी कि जब एग्स स्टिमुलेट हो चुके हैं एग्स को निकालना, और उसके बाद जब इक्सी करना है या आईवीएफ करने का जो प्रोसेस है जो कि आउटर बॉडी परफॉर्म्ड होते हैं, इस काम को करता है एम्ब्रियोलॉजिस्ट। और उसके बाद मेन डॉक्टर जो होती है, फिर वो जो
अंदर ट्रांसफर करती है यूट्रस के अंदर उसी एम्ब्रियो को, तो उस चीज को कहा जाता है ईटी, एम्ब्रियो ट्रांसफर। और एक शब्द होता है एफईटी, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो फ्रोजन के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, बट कि कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं उनके पास एम्ब्रियोलॉजिस्ट अपना नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि बाहर से एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट हायर कर लेते हैं। तो 4-5 फीमेल्स या नंबर ऑफ फीमेल्स जो हैं वो उनको स्टिमुलेट कर देते हैं। स्टिमुलेट करने में वो थोड़े से, जिसको बोलते हैं कि ऐसी मेडिसिन दे देते हैं जिससे कि एक OHSS जो है, एक तरह की मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज होती है जो कि फीमेल को हो सकती है। तो उसके लिए होता क्या है कि वो बाहर से एक डॉक्टर को बुलाते हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट को। तो एक पर्टिकुलर डेट पे फीमेल्स को बोल दिया जाता है कि आप इस दिन आ जाना, जो आपका एग पिकअप है वो उस दिन होगा। तो इसमें इस चीज का खतरा रहता है कि इसमें OHSS हो सकता है। सबसे पहले देखने वाली ये चीज है कि हॉस्पिटल के अंदर उनका अपना खुद का एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है वो अवेलेबल हो। सेकेंडली ये देखना जरूरी है कि क्या वहां पर इक्सी वो लोग कर रहे हैं या IVF ही कर रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग पैसा खर्च रहे हैं तो आप लोगों को फोकस करना चाहिए इक्सी की तरफ, बिकॉज इक्सी जो है वो एडवांस टेक्निक है और इसके अंदर जो चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी के वो ज्यादा रहते हैं। तो इक्सी यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन जो है, इससे नंबर ऑफ एम्ब्रियोज ज्यादा बनते हैं और इसके सक्सेस रेट्स जो है वो ज्यादा रहते हैं कंपैरेटिव टू IVF। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपसे एक शब्द बोला था, दैट इज कॉल्ड FET, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। आप लोगों ने देखा होगा कि कई लेडीज जो हैं वो, उनका अगर शादी लेट हो रही है, तो 35 साल हो चुके हैं और उनकी शादी लेट हो रही है, या फिर कईयों ने शादी पहले करवा ली है बट अब वो अपना करियर बनाने की तरफ फोकस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनका करियर बनने में थोड़ा और टाइम लगेगा, तो 35 से ज्यादा अबव एज हो रही है, तो उस केस में उनको अपने एग्स जो है वो फ्रीज करवा लेने जरूरी होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड oocyte फ्रीजिंग। तो उस केस में क्या रहता है, वो अपने एग्स जो है वो फ्रीज करवा लेती हैं। तो ये फ्रीजिंग की जो फैसिलिटी है, एक तो ये भी देखना जरूरी है कि वहां पे उस हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल हो। उसका रीजन ये होता है कि एक तो जो आपके नंबर ऑफ एम्ब्रियोस बने हैं, यानी कि अगर आपके नंबर ऑफ एम्ब्रियोस जो है वो ज्यादा बन रहे हैं, तो उस केस में आप लोग उन एम्ब्रियोस को फ्रीज करने की उनके पास फैसिलिटी अवेलेबल हो। लाइक सपोज कर लीजिए आपके एग्स जो हैं वो जब निकले और उसके बाद जो फ्रेश सैंपल लिया गया सीमेन का, उसके बाद एम्ब्रियोस जो है यानी कि भ्रूण जो है वो बने हैं 6, तो उसमें से उन्होंने ट्रांसफर किए 2, ठीक है, इम्प्लांटेशन की 2 एम्ब्रियोस की। अब पीछे जो बचे हैं बाकी के 4 लेफ्ट ओवर, तो वो कहाँ जाएंगे? या तो हॉस्पिटल उसको डिस्कार्ड कर देगा, या फिर वो क्या करेगा, अगर उसके पास फ्रीजिंग फैसिलिटी है तो वो उसको फ्रीज कर देगा। तब देखिए उसमें फ्रीजिंग का क्या बेनिफिट है, फ्रीज करने का ये बेनिफिट है। सपोज कर लीजिए आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो नहीं हो पाती है, किसी भी कारणवश वो फेल हो जाता है आपका फर्स्ट IVF, तो आपके जो फ्रोजन एम्ब्रियोस पड़े हुए हैं, अब वो नेक्स्ट साइकिल के अंदर वही ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, उसमें से 2। अब बात यह है कि अगर आपके लेफ्ट ओवर्स एम्ब्रियोस ही नहीं होंगे, वो हॉस्पिटल डिस्कार्ड कर देता है क्योंकि उनके पास फ्रीजिंग फैसिलिटी नहीं है, तो होगा क्या कि वो फिर से आपको बॉडी को स्टिमुलेट करना पड़ेगा और जो खर्चा आप लोगों ने पहले शुरू में दिया था वही खर्चा आपको दोबारा से देना पड़ेगा। तो इसलिए फ्रीजिंग होनी बहुत जरूरी है ताकि आपके जो नंबर ऑफ एम्ब्रियोस हैं निकले वो फ्रीज कर लिए जाएं, जो आपका एम्ब्रियो बना है। अब एम्ब्रियो को वो लोग क्या करेंगे, या तो फ्रेश ट्रांसफर कर देंगे। अगर फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है तो उसका जो सक्सेस रेट रहता है वो बहुत ज्यादा कम रहता है। उसका सक्सेस रेट नियर अबाउट रहेगा 40 के आसपास, ठीक है, 40 के अराउंड रहता है उसका सक्सेस रेट। बट जो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर का सक्सेस रेट रहता है मोर देन 60। आप ये लगा लीजिए कि 20 से 25% के आसपास जो सक्सेस रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा फ्रोजन से। तो इसलिए अगर किसी हॉस्पिटल में फ्रोजन करने की फैसिलिटी अवेलेबल है तो फिर आप वहीं पर जाइएगा। उसका रीजन ये है कि एक तो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा, दूसरी चीज फैसिलिटी ये है कि अगर आपके नंबर ऑफ एम्ब्रियोस ज्यादा बने हैं तो उसमें से कुछ एम्ब्रियोस जो है वो अपने पास सेव कर लेंगे, प्रिजर्व कर लेंगे, सो दैट अगर फर्स्ट आपका केस फेल होता है तो वो बाकी के जो एम्ब्रियोस हैं वो आपके अंदर ट्रांसफर कर सके और उतना खर्चा जितना पहले आपका शुरू में लगा था वो खर्चा आपका बच जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी बस आपको और अमाउंट देनी है तो उसमें बाकी के जो एम्ब्रियोस हैं वो ट्रांसफर करके दोबारा से एक और वो चांस ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, सपोज कर लीजिए आपका फर्स्ट एम्ब्रियो जो उन्होंने ट्रांसफर किया उसी में आपका सक्सेसफुली बेबी हो गया, ठीक है, आप पॉजिटिव हो गई, आपकी बेबी हो जाता है।
अब मान लीजिए अगर उनके पास फ्रीजिंग फैसिलिटी है तो वो उस फ्रीजिंग फैसिलिटी के दौरान आपके जो है एम्ब्रियोज है वो सेव कर लेंगे। उसके कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं, ईयरली चार्जेस होते हैं, बहुत थोड़े नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, वो आप पे करके आप उसको फ्रीज करवा सकते हैं। अब मान लीजिए 3 साल के बाद आपको एक और बेबी चाहिए, तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप उसी हॉस्पिटल में दोबारा जाएंगे और उनको कहेंगे कि ठीक है हमें एक और बेबी चाहिए, तो वो जो आपके लेफ्ट ओवर एम्ब्रियोस होंगे उनके पास फ्रीज हुए हुए, वो उसी में से 2 एम्ब्रियोस फिर से ट्रांसफर कर देंगे, या जो भी उन्होंने करना होता है उनके एज पर रूल्स प्रोटोकॉल्स, कंपनी के प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंगली वो या तो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देंगे, 2 एम्ब्रियो जो भी रहेगा वो एम्ब्रियो जो है ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर करके वो थोड़ी सी बस आपको अमाउंट देनी होती है, उसके अंदर अमाउंट दे के आप एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाएंगे, आप दोबारा से कंसीव हो जाते हैं बाय गॉड ग्रेस, तो फिर उस केस में आप लोगों के पास दोबारा एक और बेबी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी बॉडी के अंदर फिर से वो इंजेक्शन लगाना, बॉडी को स्टिमुलेट करना ताकि एग्स की पिकअप हो, फिर से वो सारा प्रोसेस शुरू करने के बजाय सबसे पहले आप लोगों को जो देखने वाली चीजें हैं वो ये है कि पहले एक तो हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल हो उनका खुद का एम्ब्रियोलॉजिस्ट ताकि प्रॉब्लम्स ही ना हो, दूसरी चीज है कि उनके पास फ्रीजिंग फैसिलिटी हो, तीसरी चीज आप लोगों को फोकस करना है कि जहां पे आईवीएफ होता है वहां पर इक्सी की फैसिलिटी उनके अवेलेबल है कि नहीं, तो उनको कहना है कि हमने इक्सी करवानी है, और वो ये भी पूछना है कि आप ब्लास्टोसिस्ट जो है वो क्या बीच में दे रहे हैं कि नहीं। अब देखिए आजकल जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि अलग अलग रेट्स जो है वो कोट किए जा रहे हैं, 30,000, 35,000, 40,000। एक्चुअली में इतने में मैं आपको बताता हूँ कि होता नहीं है, बिकॉज जो इंजेक्शन होते हैं उन्हीं के रेट्स इतने ज्यादा होते हैं कि 60-70 हजार के आसपास तो नियर अबाउट आप लोगों को लग जाएगा, मतलब 50,000 से 60-70 के आसपास लग जाता है, ठीक है, इंजेक्शन। तो अगर कोई कहता है जी मैं 30,000 में करके दे रहा हूं, तो उसके पीछे मकसद ये रहता है कि वो कैसे क्या चीज कर रहा है। तो सबसे पहले जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उसे पूछ सकते हैं कि आप लोगों का क्या खर्चा है, ये सारी चीजें कलेक्टिवली करके हो सकता है कि 35,000 वाला जो है वो शुरू में आपका प्रोसेस को शुरू करने के लिए वो स्टार्टिंग में आपसे 35,000 ले ले, और उसके बाद वो आपको बैठ के ये समझाए कि जी अगर हम ब्लास्ट करेंगे तो उसमें ज्यादा बेनिफिट रहेगा, तो उसके अलग से खर्चा है, फिर आप ब्लास्ट के पैसे दे देंगे, फिर बोलेंगे जी ऐसे है कि हम तो अगर इक्सी करेंगे तो उसके लिए अलग खर्चा है। तो आप जो सोच के गए हो ना माइंड सेटअप लेके कि भैया मेरा जो इतना खर्चा इसका आने वाला है 35,000 के बीच में हो रहा है या 40,000 के बीच में हो रहा है, और उसके बाद जो खर्चे बढ़ के वो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख चला जाएगा, तो आप लोग उसके बीच में पिस के रह जाओगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये 4 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इन 4 चीजों का आप लोग ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा सकूं कि आईवीएफ जो है वो क्या चीज़ है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अगर होनी चाहिए अगर आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं अपना आईवीएफ करवाने के लिए। और अब बस आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सो दैट अगर किसी और को रिक्वायरमेंट है तो वो इसका बेनिफिट ले सकें, इसको समझ सकें पहले कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ वो करवाने जा रहे हैं, और उनके अगर वो करवाने के लिए इच्छुक हैं तो किन किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए। तो बाकी अगर आपके कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे मन के अंदर तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू बैक। और अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन सी हॉस्पिटल्स जो हैं वो ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको उन हॉस्पिटल्स के बारे में भी बता दूंगा कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स जो हैं वो एक अच्छी जो है एथिकल प्रैक्टिसेस के साथ कर रहे हैं। बस इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस होंगे आपके तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।